देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, जब इंसान के दिन बुरे चलते हैं तो अजीब हादसे कभी भी उसकी चाहतों को नष्ट कर देते हैं। मेरे जीवन से जुड़ा हुआ एक ऐसा दौर जिसकी अहमियत आज भी मेरी रातों की नींद हराम कर देती है। पहले मैंने सुना था कि गांव जैसी बिरादरी में भूत पिशाच का आतंक कुछ ज़्यादा ही फैलता है, लेकिन मैंने कभी ना ही तो इन चीज़ों पर विश्वास किया था और ना ही इन्हें जानने की कोशिश की। मगर एक दौर ने मुझे दुनिया के रहस्यमय शक्तियों के बारे में बता दिया कि धरती केवल इंसानों से नहीं बल्कि अन्य भी अजीब अजीब चीज़ों से भरी हुई है। उस दिन क्या हुआ था, आइए जानते हैं इस बारे में। मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक छोटे परिवार से हूँ। पापा की मौत को हुए 3 महीने ही बीते थे कि अचानक हमारे बड़े भैया की तबीयत खराब होने लगी। रातों रात भैया की तबीयत का इस तरह बिगड़ना एक अजीब बात थी। कल तक भैया आराम से अपने ऑफिस में काम किया करते थे, लेकिन सिर्फ एक दिन में उनका पूरा शरीर टूट सा गया। भैया की हालत पहले तो इतनी नाजुक नहीं थी, लेकिन बाद में जब दिन कटते गए तो उनकी हालत में सुधार की जगह बिगड़ापन देखने को मिला। खून की उल्टियाँ तक होने लगी थी। सारे घर वाले चिंता में डूब चुके थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि हमारे परिवार में पैसों की कोई कमी थी, कमी सिर्फ इंसान की थी। हालांकि कुछ दिनों के बाद ही मेरे भैया ठीक हो गए। पैसों की बर्बादी के साथ साथ मेरा धंधा भी काफ़ी धीमा चल रहा था। वैसे मैं आपको बता दूं कि उस वक्त मैं एक फैक्ट्री में काम करता था, जहां मैं मैनेजर के एक जॉब में लगा हुआ था। और धंधा धीमे चलने की वजह ये थी कि मैं अपने घर परिवार की प्राइवेट समस्या की वजह से फैक्ट्री नहीं पहुंच पाता और इस कारण मेरी तनख्वाह काट ली जाती। लेकिन एक छोटे से दौड़ ने तो मुझे झकझोर सा दिया। आज भी वो कयामत की आंधी वाला हादसा मैं भूल नहीं पाया। एक रात की बात है जब मैं फैक्ट्री से अपना पूरा काम निपटाकर वापस घर के लिए रवाना हुआ, और आज पहली बार था जब मुझे रात के लगभग 1 बजने को आए थे। डर और भय का तो मेरे चेहरे पर कोई नामो निशान तक नहीं था। मैं अपने दिल पर लगी एक कठोरता को नरम करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। अपने दिल को उन यादों को भुलाने की कोशिश कर रहा था जिन्होंने मुझे लगभग बैक फुट पर धकेल दिया था। ऐसे ही अपनी प्रेमिका की यादों में पिछड़ता हुआ मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि सड़क के बगल में मुझको एक लड़की खड़ी दिखाई दी। उस लड़की के बाल खुले हुए थे और उसे देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैंने पहले भी इस लड़की को कहीं पर देखा है, मगर मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने इसे कहाँ पर देखा है। मैंने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी भी एक बात जो मेरे मन में खटक रही थी वो ये थी कि इतनी रात को ये लड़की अकेली इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही है। अब मैं यही सोचते हुए थोड़ा आगे पहुंचा तो अचानक से मेरे पीछे से मुझे एक गाड़ी आती हुई सुनाई देने लगी, जिस वजह से मैं अपनी गर्दन को पीछे घुमाते हुए पीछे का नज़ारा देखने लगा। और इस बार जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे से केवल आवाज़ें आ रही थी। गाड़ी का कोई नामो निशान तक नहीं था। एक पल के लिए मैं अपने सर को खुजलाने लगा और फिर आगे की तरफ बढ़ने लगा। फिर जब मैं वहाँ से थोड़ा आगे पहुँचा तो मैंने देखा कि अब मुझे कोई भी लड़की दिखाई नहीं दी, लेकिन सड़क के बगल में एक लाल लाल कपड़ा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। पता नहीं उस वक्त मुझे ऐसा क्या सूझा कि मैं जल्दी से उस कपड़े के पास पहुंचा और उसे उठाने लगा, लेकिन फिर मेरे दिमाग में कुछ गंदे विचारों ने उस कपड़े को उठाने से सख्त मना कर दिया। अब रात के लगभग 1:30 बजने को आए थे और यहाँ से मेरे घर का रास्ता बस कुछ ही कदमों की दूरी पर था, जिस वजह से मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने घर की तरफ चल दिया। लेकिन बार बार मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे बिल्कुल पीछे की तरफ कोई अपने कदम रखते हुए मेरे घर तक पहुंच गया है, और मैं बार बार पीछे मुड़कर भी देख रहा था, मगर अभी तक तो मुझे ऐसा कोई भी नज़र ही नहीं आया जिसमें मैं ये देख सकूं कि मेरे पीछे कोई इंसान था या फिर कोई भूत। बस चारों तरफ अंधेरा बिखरा हुआ था। मैं अपने दिमाग की गलतफहमी मानकर चुपचाप अपने घर में धंस गया और सबसे पहले बाथरूम में दाखिल हुआ। बाथरूम के अंदर पहुंचने के बाद मैं मुंह हाथ धोने लगा, और जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुंचा तो मैंने देखा कि कमरे में सारा का सारा सामान इधर से उधर बिखरा हुआ था, और इस वक्त मेरे सारे घर वाले गहरी नींद का मजा ले रहे थे, जिस वजह से मैंने अपने घर वालों को डिस्टर्ब करना बिल्कुल ठीक नहीं समझा और चुपचाप कमरे में बिखरे सामान को एकजुट करता हुआ सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन आज नींद मेरी पलकों से दूर जा चुकी थी। भले ही नींद मेरी बदन के आसपास नहीं थी, लेकिन थकावट मेरे शरीर पर डेरा जमा चुकी थी। उसी वक्त मुझे किचन के अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी।
अब कहाँ इतनी हिम्मत थी कि मैं अपने स्थान से उठता हुआ बाहर का नज़ारा देख सकूं। मैं तो बिना कुछ सोचे समझे बस बिस्तर पर पड़ा रहा और फिर थोड़ी देर के बाद मेरे शरीर पर नींद ने अपना डेरा जमा लिया। बाद में जब मेरी आंखें खुली तो सुबह के तकरीबन 8:30 बज रहे थे और एक बार फिर मेरे कमरे का सारा सामान इधर से उधर बिखरा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था और उसके बाद जब मेरी मम्मी मेरे कमरे में पहुंची तो उल्टा मुझे ही गालियां देने लगी। मम्मी को लगा था कि रात में मैंने अवश्य ही नशा किया होगा और फिर सामान को इधर उधर फेंक दिया है, लेकिन मैं भी इस बात को अच्छे से जानता था कि जब मैं रात में कमरे के अंदर पहुंचा था तब भी इस कमरे में सारा का सारा सामान इधर से उधर गिरा हुआ था, जिसे मैंने अच्छे से स्थापित किया था। और एक बार फिर अपने पूरे कमरे को ठीक करने के बाद मैं वापस से तैयार होकर फैक्ट्री की तरफ चल दिया। इस बार भी मैं पैदल पैदल घर से थोड़ी दूरी पर स्थित फैक्ट्री की तरफ निकल रहा था और वहां से कुछ ही कदम आगे पटकने के बाद मुझे एक बार वही लाल कपड़ा पड़ा दिखाई दिया जो रात में मैंने आते वक्त देखा था। मैं उस कपड़े को घोड़ने लगा, पता नहीं क्यों, लेकिन ये कपड़ा मुझे काफ़ी अजीब और रहस्यमय लग रहा था। फिर भी मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और एक बार फिर फैक्ट्री की तरफ चल दिया। उस लाल कपड़े की यादें मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद मैं वहां के काम को संभालने लगा और काम के चक्कर में मैं उन सब बातों को भूल चुका था जो घर और रात में मेरे साथ हुई थी। पूरे दिन मुझे काफ़ी काम से सामना करना पड़ा और उसकी वजह थी बाकी दिनों से मैंने काफ़ी कम काम किया था। और जब मुझे ऐसा लगने लगा कि अब धीरे धीरे अंधेरा अपनी चरम सीमा के साथ चारों तरफ छाने वाला है तो मैं अपने सामान की भारी भरकम बैग को उठाते हुए फैक्ट्री से बाहर निकल गया। और उसके बाद जब मैं फैक्ट्री से बाहर निकला तो मेरे दिमाग के ऊपर वही चीज़ें अपना असर डालने लगी जिनका रहस्य अब तक मेरे दिमाग में पहाड़ की तरह जम चुका था। हालांकि आज मुझे शाम के तकरीबन 7:30 बजे के आसपास ही छुट्टी मिल गई, जिस वजह से मैं अपने कदम पटकते हुए अपने घर की तरफ चल दिया। पर पता नहीं क्यों, लेकिन जब मुझे भूख लगने लगी तो मैं कुछ बाहर का खाना खाने के बारे में अब सोचने लगा, जिस वजह से मैं इधर उधर देखने लगा कि शायद मुझे कोई कचौरी समोसे की दुकान नज़र आ जाए। लेकिन वहाँ चारों तरफ ना ही तो कोई दुकान नज़र आ रही थी और ना ही दूर दूर तक किसी आदमी या जानवर का नामो निशान। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। और उसके बाद मैंने भी घर पर खाना करना ही बेहतर समझा और फिर वहाँ से मैं तुरंत ही निकल गया। लेकिन रास्ते में चलते वक्त मेरी नज़र बगल में एक नई सी बनी दुकान के ऊपर पड़ी तो मैंने देखा कि मुझे उस दुकान के पास पेप्सी की बड़ी बड़ी बोतल दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वहाँ कोई पेप्सी की बड़ी सी दुकान बनी है। मैं भी गर्मियों की उस जोरदार मौसम में उस ठंडी मन लुभाने वाली पेप्सी की दुकान की तरफ चल दिया। और जब मैं दुकान के करीब पहुंचा तो उस दुकान के अंदर एक शख्स बैठा हुआ था। मैंने उस आदमी को आवाज़ देते हुए कहा, अरे भैया जी, ज़रा एक माउंटेन ड्यू की बोतल तो दीजिए। लिहाजा वह अजीब सा दिखने वाला आदमी पेप्सी की एक बोतल उठाते हुए मेरे हाथ में थमा दी। उस समय मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी तो मैं उस पेप्सी की बोतल को खोलते हुए उसे पीने लगा। लेकिन तभी मेरी नज़र अपने दोस्त पर पड़ी जो गांव के रास्ते से मेरी ही तरफ आ रहा था। वो मुझे देखकर एक हल्की हल्की मुस्कान दे रहा था और बाद में जब वो मेरे पास पहुंचा तो मुझे कहने लगा, अरे भाई, तुमने फिर से ये नशा करना कब से शुरू कर दिया? और फिर जब मेरी नज़र मेरे हाथ पर पड़ी तो मैंने देखा कि मेरे हाथ में पेप्सी नहीं बल्कि एक बियर की बोतल थी, जिसे देखकर मैं पूरी तरीके से हैरान रह गया। अब मुझे भी विश्वास नहीं हुआ और मैंने उस कांच की बोतल को अपने से काफ़ी दूरी पर फेंक दिया और तत्काल ही बोतल जोर से फट गई। बोतल के फटते ही उसके अंदर से खून निकलने लगा। तो उस वक्त मैं इतना बहुत चक्का रह गया क्योंकि तकरीबन 2 मिनट पहले ही मैंने उस दुकानदार से माउंटेन ड्यू की एक बोतल खरीदी थी। पहले तो उसका बियर में तब्दील हो जाना और उसके बाद उसके अंदर से खून का निकलना एक अजीब बात थी। लेकिन अब जो भी था, कहीं ना कहीं मुझे विश्वास हो चुका था कि ये किसी इंसान की हरकत तो नहीं है। बाद में जब मैं उस दुकान की तरफ पलटा तो मेरी आंखें एक ऐसा नज़ारा देख रही थी जो मायावी हरकतों से कम नहीं थी, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि वहाँ एक पुराना खंडर पड़ा कमरा दिखाई दिया और उसके ऊपर एक लाल लाल दुपट्टा रखा हुआ था और उस दुपट्टे के पास कुछ गिरा हुआ था। लेकिन वो क्या था और साथ ही लाल कलर जैसी दिखने वाली चीज़ बार बार मुझे ही क्यों दिखाई दे रही थी। मैं यही विचार करते हुए जब मैं अपने सामने की ओर यानी कि अपने दोस्त की तरफ पलटा तो मैंने देखा कि सुनसान पड़ी सड़क गर्म हवाओं से पूरी तरह से घिरी हुई थी।
पता नहीं ये सब क्या चल रहा था। बार बार मेरे साथ होने वाले ये हादसे मुझे बार बार सावधान कर रहे थे। मैं पूरी सावधानी के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगा और डरते हुए पैरों के सहारे अपने घर की तरफ चलने लगा। अभी मैं चल ही रहा था कि फिर अचानक ही मुझे लाल टी शर्ट में एक लड़की नजर आई और ये लड़की मुझे जानी पहचानी लग रही थी। पता नहीं उस समय मुझे ऐसा क्या आभास हुआ कि मैं झटके से तेज गति से अपने घर की तरफ बढ़ चला। लंबे लंबे कदमों के साथ अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे एक जोर की चीख सुनाई दी और ये चीख सुनने में बड़ी ही डरावनी फील हो रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे आसपास में कोई औरत जोर जोर से चिल्ला रही है। और उस वक्त डर के साथ साथ मेरे दिल में अपनी ज़िंदगी बचाने की परवाह होने लगी। तो मैं तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भागते अपने घर की तरफ चल दिया। इससे पहले मैं अपने घर पहुँच पाता, मुझे एक बार फिर रास्ते के बगल में अपना वही दोस्त खड़ा हुआ दिखा जो मुझे उस दुकान के पास मिला था। और अब की बार मेरे दोस्त के हाथों में एक बड़ी सी लोहे की पाइप थी। साथ ही वो मुझे अपने गुस्से भरी नज़रों से देख रहा था, जैसे मैंने उसका कुछ बिगाड़ दिया हो। आज तो मुझे सारी जगह ही काफ़ी अजीब और साथ ही डरावनी लग रही थी। खैर अब मुझे जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना था, क्योंकि आज मेरा शरीर कुछ अजीब घटनाओं का संदेश दे रहा था। और इसी तरह मैं अपने दिमाग के अंदर डर नाम का एक कीड़ा लिए अपने घर पहुंच गया। घर पर पहुंचने के बाद आज पहली बार मेरे घर वालों ने मेरे चेहरे पर बहका एक संदेश देखा। और उसके बाद जो बात मुझे पता चली उसे सुनकर तो मेरा दिल ही दहल गया। दरअसल सबसे पहले जब मैं अपने घर में पहुंचा तो मेरी मम्मी ने घर में कदम रखते ही मुझसे कहा, अरे बेटा तुझे पता है आज सुबह ही तुम्हारे दोस्त अर्जुन की मौत हो गई है। और ये सुनते ही मेरा पूरा का पूरा शरीर थर थर काँप उठा, क्योंकि सड़क के बगल में खड़ा वो शख्स अर्जुन ही था। मुझे अभी भी मेरी मम्मी की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन आज मुझे एक सच्चाई मालूम पड़ चुकी थी और वो ये थी कि हमारी इस धरती पर आज भी काली शक्तियाँ वास करती हैं, जहाँ काली शक्तियों का कोई भी महत्वपूर्ण स्रोत सड़क या फिर किसी ऐसी वीरान जगह पर स्थित होता है जहाँ इंसानों की मौजूदगी ना के बराबर होती है। खैर मैंने अपनी मम्मी को इन सब बातों के बारे में बताया कि आज मैं किन हादसे से सामना करने के बाद घर पर लौटा हूँ। मेरी मम्मी ने झट से मेरी बातों पर विश्वास कर लिया और ये बात भी सच है। इस दुनिया में सिर्फ हमारी माँ ही होती है जो हर वक्त हमारा हाथ पकड़े हमेशा सही रास्ता दिखाती है। मेरी मम्मी ने मुझे वहाँ से तुरंत ही एक बाबा के पास जाने का सुझाव दिया, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी और ऊपर से मेरे दिल में दहशत का एक नया किरदार पैदा हो चुका था, जिस कारण मेरा अब बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं अपने घर से बाहर निकल सकूं। मेरी मम्मी भी मेरी बातों से अच्छी तरह सहमत थी, तो उन्होंने मुझे सुबह होते ही गांव के पुजारी के पास जाने का सुझाव दिया। मैंने भी वही किया। आज मैं अपनी मम्मी के कमरे में उनके पास वाले बिस्तर पर लेट गया। धीमे धीमे रात गहरी होने लगी और साथ ही मैं एक जोरदार नींद की झपकी में लेट गया। और उसके कुछ देर के बाद ही मुझे ऐसा लगा कि मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ केवल सन्नाटा है। चारों तरफ अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है और अब मेरे ऊपर खतरे का एक ऐसा बादल मंडरा रहा है जो मुझे किसी भी पल खत्म कर सकता है। तभी मैं अपना सर खुजलाने लगा और फिर मुझे अपने सामने की ओर से धुंधला धुंधला कोई अपनी तरफ आता हुआ दिखा। उसका चेहरा तो मुझे ठीक से दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी चहलकदमी जानी पहचानी लग रही थी। और उसके बाद जब वो मेरे पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो मेरा दोस्त अर्जुन ही था, जो मुझे हाथ दिखाते हुए बाय बोलने का इशारा कर रहा था। फिर मैं कुछ पलों के लिए उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी तरफ देखता रहा और फिर उसकी गर्दन के ऊपर मुझे खून निकलता हुआ दिखा। और उसके बाद जब वो नीचे गिरा तो उसके पीछे लाल कपड़ों में लिपटी एक लड़की खड़ी नजर आई। उस लड़की का रूप देखने में बड़ा ही डरावना लग रहा था और साथ ही उसके लंबे लंबे दांत उसे एक शैतान होने का प्रमाण दे रहे थे। और उसी वक्त पसीने से लथपथ हुआ मैं एकदम से उठ गया। उस पूरी रात में चैन की नींद नहीं ले पाया और सुबह होते ही मैं गांव के पुजारी के पास पहुंच गया। पुजारी जी को मैंने अपने साथ हो रहे सारे हादसों के बारे में बताया। तब जाकर मुझे पता चला कि हमारे गांव में लाल कपड़े पहने एक शैतानी आत्मा घूमती है जो उन लोगों को अपना शिकार बनाती है, जिसे या तो वह काफ़ी पसंद करने लगती है या फिर उनसे नफरत करती हो। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे कभी कभी वो लड़की उसी गांव में दिखाई देने लगती है, जिस कारण मैंने उस काम को अलविदा कहा और शहर लौट गया। दोस्तों उस दिन के बाद से मैं उस गांव में नहीं जाता और उस दिन के बाद से मैं शहर में ही रहता हूँ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही।
तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।